हेलो स्टूडेंट्स, इस वैश्विक महामारी के दौर में जहां पूरे वैश्विक स्तर पर अव्यवस्था का दौर है, लेकिन इस अव्यवस्था के दौर में ज्ञान का संचार भी आवश्यक है। हम हमेशा कहा करते हैं कि जहाँ चैलेंजेज होते हैं वहीं विकास होता है। तो जो कोरोना रूपी चैलेंज हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है, उसको हम लोग संभावनाओं में परिवर्तित करते हुए आज से भूगोल की एक नई सीरीज, एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक बात है कि अगर प्रारंभ हुआ तो उसको अंजाम तक पहुंचाने का ईमानदार प्रयास होता है। जो हमारे सामने तमाम विकल्प उपलब्ध हैं, उसमें से ये विकल्प जो आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है, उसको इसलिए अपनाया गया कि अभी आगे आने वाले दौर में भी इससे आपको यथास्थान भूगोल से संबंधित तमाम बिंदुओं की जानकारी, उसका पुनरावलोकन होता रहेगा। भूगोल अगर आज प्रतियोगात्मक परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि छोटे से छोटे एग्जाम हो या सिविल तथा प्रांतीय सेवाओं के एग्जाम हो, सब में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और इसी महत्व को देखते हुए हम लोगों ने भूगोल की ये नई सीरीज प्रारंभ की है। इसमें पहले चैप्टर के रूप में हमने लिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आप स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप भूगोल को पढ़िए, एक बात अवश्य ध्यान में रखा कीजिए कि भूगोल कहाँ, कौन और कैसे का बहुआयामीय अध्ययन करता है। अब अगर भारत के उत्तर में हिमालय है, वहीं पर क्यों है, दक्षिण में क्यों नहीं है, उसके निर्माण के लिए कौन कौन से वहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस पिछले समय में उपलब्ध हुए थे, इन सारी बातों का अध्ययन हम भूगोल के माध्यम से करते हैं। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि भूगोल कहाँ, कौन और कैसे का विस्तृत अध्ययन करता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम लोगों ने अध्ययन के लिए जो पहला टॉपिक चुना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब इसमें हमारे जेहन में दो सवाल आ रहे होंगे। पहला प्रश्न ये कि आखिर पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्यों आवश्यक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं, जितने भी स्थल रूप हैं, उसके साथ ही साथ
जितनी भी भौगोलिक क्रियाएं घटित होती हैं इस धरातल पर, सब में मुख्य भूमिका जो होती है पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाले क्रियाओं का, या ऐसे कह लीजिए बलों का ही होता है। विभिन्न भौगोलिक प्रक्रियाएं जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती है, लेकिन उनका प्रभाव धरातल के ऊपर दिखाई देता है। यही कारण है कि हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। अब जैसे अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए, हिमालय, रॉकी, एंडीज, कोई भी पर्वत लीजिए, किसी भी पर्वत का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित विभिन्न क्रियाओं के कारण ही होता है। भूकंप, ज्वालामुखी, धरातल में किसी भी तरह का चेंजेज, चाहे वो अपवर्ड मूवमेंट हो चाहे वो डाउनवर्ड मूवमेंट हो, किसी भी तरह की क्रियाशीलता जो धरातल के ऊपर दिखाई देती है, उसके मूल में पृथ्वी का आंतरिक भाग होता है। यही कारण है कि हमारे लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना का ज्ञान आवश्यक हो जाता है, जिससे हम यह समझ पाएंगे कि आखिर पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न क्रियाओं, विभिन्न पदार्थों, विभिन्न तत्वों की क्या स्थिति है, जिसका सीधा संबंध धरातल के ऊपर निर्मित स्थल खंडों से होता है। दूसरा प्रश्न दिमाग में आ रहा होगा कि इस पृथ्वी के आंतरिक भाग जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें सोर्सेज में पहला है आपका टेम्परेचर, तापमान गहराई बढ़ने के साथ ही साथ बढ़ता जाता है। तापमान के गहराई बढ़ने के साथ बढ़ना इस बात को प्रमाणित करता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग एक समान नहीं बना है। अगर एक समान उसकी संरचना रहती, उसकी बनावट रहती, तो तापमान में कोई विशेष अंतर नहीं होता। जो तापमान बढ़ने का दर है, प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस के दर से तापमान गहराई के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो गहराई के साथ साथ तापमान का बढ़ना इस बात को प्रमाणित करता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग समान पदार्थों या समान परतों से निर्मित नहीं है, आवश्यक रूप से इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दूसरा जो सोर्स है जानकारी का, प्रेशर, दबाव। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, दबाव भी बढ़ता जाता है। पहले भूवैज्ञानिकों का मानना था कि धरातल के अंदर जो अधिक घनत्व मिलता है उसका प्रमुख कारण दबाव है, लेकिन बाद में तमाम रिसर्च से ये पता चला कि चट्टानों की भी एक लिमिटेड क्षमता होती है, एक निश्चित सीमा होती है। उस निश्चित सीमा के बाद दबाव बढ़ने के बाद भी घनत्व पर कोई अंतर नहीं होता, जबकि घनत्व लगातार गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। ये बात
इस बात की ओर इंगित करता है कि आंतरिक भाग में पदार्थों की जो प्रकृति है, पदार्थों का जो नेचर है, वो परिवर्तित होता जा रहा है। ऊपर हल्के पदार्थ, जबकि जैसे जैसे अंदर के तरफ जाते हैं लोहा जैसे भारी पदार्थों की अधिकता होती जाती है। तीसरा जो सोर्स है हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्रदान करने वाला, वो है वोल्केनिक इरुप्शन। ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट में पदार्थ धरातल के आंतरिक भाग की ओर से धरातल की ओर प्रवाहित होते हैं। उस प्रवाहित होते पदार्थों के लिए दो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं। एक मैग्मा, जब तक वो धरातल के अंदर रहता है, जैसे ही वो मैग्मा धरातल के ऊपर आता है उसके लिए हम लोग जो शब्द यूज करते हैं वो है लावा। तो लावा से हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के जिस लेयर से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उस ज्वालामुखी उद्गार में जो पदार्थ निकलते हैं उसके अध्ययन से हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जो फोर्थ और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है, या ऐसे आप कह सकते हैं कि सबसे ऑथेंटिक जो स्रोत है, सबसे प्रमाणित जो स्रोत है, वो है सेस्मिक एविडेंसेज। भूकंपीय साक्ष्य सबसे प्रमाणित स्रोत माना जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि भूकंपों का जो उद्गम होता है वो धरातल के अंदर होता है, लेकिन उसका प्रभाव धरातल के ऊपर परिलक्षित होता है। अब 2 मिनट आपको थोड़ा सा भूकंप के विषय में पढ़ा दें। ऐसे हम लोग भूकंप के विषय में जब भूकंप से संबंधित चैप्टर आएगा उसमें डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के लिए आवश्यक है, ये आपका हो गया सरफेस और ये पृथ्वी का इनर पार्ट। भूकंप की पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां उत्पत्ति होती है उसे कहा जाता है फोकस, भूकंप मूल। हमेशा ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के गहराई में जिस केंद्र से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस कहा जाता है। वहां से भूकंपीय तरंगें सबसे पहले जहां धरातल के नीचे आकर टकराती हैं उसको कहा जाता है, उस धरातलीय बिंदु को एपिसेंटर, हिंदी में उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। अब चूंकि सबसे पहले भूकंपीय तरंगें इसी एपिसेंटर पर टकराती हैं, यही कारण है कि भूकंप का सबसे पहला झटका एपिसेंटर पर ही महसूस किया जाता है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। पी वेव्स, एस वेव्स एंड थर्ड एल वेव्स। पी तरंगे
एस तरंगें, एल तरंगें। जहाँ तक पृथ्वी के आंतरिक भाग का सवाल है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी हमें पी और एस तरंगों से ही प्राप्त होती है। एल तरंगों की उत्पत्ति धरातल के पास होती है। यही कारण है कि एल तरंगों से हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। पी तरंगे, इसे प्राइमरी या प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति के बाद पी तरंगों का ही आगमन होता है। पी तरंगों की गति सबसे अधिक होती है। इसकी एक और विशेषता होती है कि पी तरंगें सभी माध्यमों से गुजर सकती हैं, चाहे वो ठोस हो, सॉलिड हो, या कोई संरचना लिक्विड फॉर्म में हो। दोनों माध्यमों से पी तरंगें गुजर सकती हैं। अब पी तरंगों की विशेषता आपको मालूम हो गया कि पी तरंगें ठोस एवं द्रव से गुजर सकती हैं। अब इस आधार पर अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि पी तरंग यहां से चल रही है। यहां इसकी स्पीड 170 किलोमीटर पर आवर है। आगे गहराई में जाने पर इसकी जो स्पीड है 135 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। पुनः इसकी स्पीड बढ़कर 170 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। आगे चलकर पुनः इसकी स्पीड कम होकर 120 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है। अब इसमें आपको ये देखने से ही पता चल जा रहा है कि पी तरंगों का व्यवहार परिवर्तित हो रहा है। अगर व्यवहार परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब कि जो संरचनात्मक प्रतिरूप है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। अगर उसमें परिवर्तन नहीं होता तो पी तरंगे एक ही स्पीड से पृथ्वी के आंतरिक भाग में चारों तरफ भ्रमण कर सकती थी। अब यहाँ 170 किलोमीटर की स्पीड है, यहाँ 135 है, यहाँ पुनः 170 है और यहाँ 120 है। इसका मतलब कि ये जो भाग है यह सॉलिड रूप में है, ठोस रूप में है, जबकि ये भाग लिक्विड फॉर्म में है। इसी तरह ये भाग ठोस रूप में है और अंतिम में जब जाते हैं तो लिक्विड फॉर्म में है। अब देखिए कितनी प्रामाणिक जानकारी इन भूकंपीय तरंगों से पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में हमें प्राप्त हो रही है, जिसको हम देख भी नहीं पा रहे हैं। इसी तरह एस तरंगें, एस तरंगों का यह गुण होता है कि इनकी स्पीड ठोस में तो ज़्यादा होती ही है, लेकिन जैसे ही लिक्विड सतह मिलती है ये सिस्मोग्राफ पर अदृश्य हो जाती हैं। अब यहाँ से एस तरंगें सिस्मोग्राफ पर दिखाई दे रही है, आगे चलकर वह अदृश्य हो गई, फिर दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ पर दिखाई दे रही है एस तरंगें वो सतह ठोस रूप में है, जबकि जहाँ अदृश्य है वो लिक्विड फॉर्म में है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि भूकंपीय तरंगों से हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त हो रही है। इसके अलावे गौण स्रोतों में उल्कापिंड को आप सम्मिलित कर सकते हैं, चंद्रमा को सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि
सौरमंडल की उत्पत्ति एक ही तरह के पदार्थों से हुई है। तो अगर हम उल्का पिंड के पदार्थों का अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी के पदार्थों के विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से ही मानी गई है। इस नाते चंद्रमा के पदार्थों का अध्ययन करके भी हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना या पृथ्वी में व्याप्त पदार्थों के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये विभिन्न ऐसे स्रोत हैं जिससे अदृश्य, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, पृथ्वी का आंतरिक भाग, उसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब ये तो रहे स्रोत जिससे हमें तमाम जानकारी मिली। अब जानकारी क्या प्राप्त हुई है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में सबसे पहले स्वेस महोदय ने अपना विचार प्रस्तुत किया था। इन तमाम स्रोतों से अध्ययन करने के उपरांत स्वेस महोदय ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 स्तरों में, 3 लेयर्स में विभाजित किया है। तीन लेयर्स में विभाजित किया है और इनका नामकरण भी स्वेस महोदय ने इनमें प्रमुख तत्व जो मिलते हैं उनके नाम पर ही किया है। अब पहली जो लेयर है उसका नाम उन्होंने रखा सियाल, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। जो मध्यवर्ती एवं दूसरी लेयर है उसका उन्होंने नाम रखा सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है। और जो केंद्रीय परत है, सबसे आंतरिक परत है, उसका नाम स्वेस महोदय ने निफे रखा। निकेल और फेरस अर्थात लोहा। इस तरह से जो पहले मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी में गहराई बढ़ने के साथ ही साथ घनत्व भी बढ़ता जाता है। अब देखिए, सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम और जो केंद्रीय आंतरिक परत निफे है, निफे में निकेल और फेरस जैसे भारी तत्वों की प्रधानता है। साथ ही साथ ये दोनों तत्व जो है, चाहे वो निकेल हो चाहे वो फेरस हो, दोनों चुंबकीय विशेषता वाले भी तत्व हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को प्रमाणित करते हैं। तो इस तरह से स्वेस महोदय ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 लेयर्स में विभाजित किया। बाहरी लेयर जिसे उन्होंने सियाल कहा, मध्यवर्ती लेयर जिसको उन्होंने सीमा कहा, तथा आंतरिक तथा केंद्रीय जो परत है उसको उन्होंने निफे कहा। इसके बाद तमाम भूवैज्ञानिकों ने अपना प्रयास किया पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में बताने का, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण आधुनिक मत है उसकी हम चर्चा विस्तृत रूप में करना चाहेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस भी आते हैं परीक्षाओं में उसी से ज़्यादा होते हैं। आधुनिक मत में जो अभी मान्य मत भी है, इसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 लेयर्स में विभाजित किया गया है। फर्स्ट क्रस्ट, सेकेंड मेंटल एंड थर्ड कोर। वर्तमान समय में जो मान्य मत है उसके अनुसार बाहरी परत का नाम क्रस्ट, मध्यवर्ती परत का नाम मेंटल
और सबसे आंतरिक एवं केंद्रीय परत का नाम कोर है। अब इसकी विशेषताओं को हम लोग विशेष रूप से देखा जाएगा, क्योंकि अधिक क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। क्रस्ट, मेंटल एंड सबसे आंतरिक परत कोर। क्रस्ट, इसकी गहराई औसतन मैं बता रहा हूं 0 से 35 किलोमीटर मानी गई है। मेंटल लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक व्याप्त है, और जो केंद्र की गहराई मानी गई है, अधिकांश विद्वानों का मानना है कि 6378 किलोमीटर है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 विभिन्न विशेषताओं वाली परतों में विभाजित है। इन परतों के अपने अलग अलग गुण हैं। क्रस्ट, क्रस्ट का ऊपरी भाग परतदार चट्टानों से निर्मित है। क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां विभाजन होता है वहां पर कोई न कोई ऐसी सीमा होगी जो दोनों विभिन्न विशेषताओं वाली परतों को, क्षेत्रों को विभाजित करती होगी। उसको संक्रमण सीमा कहा जाता है। अब क्रस्ट के बाद जब हम गहराई में चलते हैं तो जहां से मेंटल स्टार्ट होता है वहां कोई ना कोई ट्रांजिशनल बाउंड्री होगी, संक्रमण सीमा होगी, जहां से क्रस्ट और मेंटल दोनों अलग होते होंगे। ऐसी सीमाओं को संक्रमण सीमा, ट्रांजिशनल बाउंड्री कहा जाता है। और ये ट्रांजिशनल बाउंड्री जो है आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर मिलेंगी। ये तो हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की चर्चा कर रहे हैं। अगर हम वायुमंडल के तरफ, ऊंचाई के तरफ जाते हैं तो पहली जो लेयर हमको मिलती है ट्रोपोस्फियर की, जिसे आप परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल कहते हैं। अब ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर की सीमा स्टार्ट होती है, लेकिन दोनों के बीच में जो संक्रमण सीमा है, जो विभाजक रेखा है, जो ट्रांजिशनल बाउंड्री है, उसको आप ट्रोपोपाज कहते हैं। ऐसे ही जब आप अर्बन एरिया से बाहर के तरफ निकलते हैं तो एक एरिया ऐसा मिलता है जहां पर नगर समाप्त होता है और गांव स्टार्ट होते हैं। उस एरिया में नगर एवं गांव दोनों की विशेषताएं मिलती हैं। तो वैसे विभाजक क्षेत्र के लिए भूगोल में एक शब्द आता है फ्रिंज। इसी तरह अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, बायोम का नाम सुना होगा आपने। 2 बायोम, जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम। अब दोनों के बीच कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो दोनों को अलग करता होगा। उन क्षेत्रों को बायोम के संदर्भ में इकोटोन कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि एक विभाजक रेखा होती है जिससे 2 परतें, 2 क्षेत्र अलग हो सकते हैं। यहाँ पर क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो विभाजक रेखा है उसकी खोज 1909 ईस्वी में मोहोरोविकिक महोदय ने किया था। इसीलिए इस ट्रांजिशनल बाउंड्री को मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है।
मोहो डिस्कंटिन्यूटी, हिंदी में इसे असंतात्य कहा जाता है। तो मोहो डिस्कंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। इसी तरह आप गहराई में बढ़ते जाइए, जहां पर मेंटल समाप्त होगा और कोर स्टार्ट होगा, उस ट्रांजिशनल बाउंड्री की खोज गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। इसीलिए इस ट्रांजिशनल बाउंड्री का नाम ही गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी रख दिया गया। गुटेनबर्ग असंतात्य। अब इसमें मेंटल भी दो भाग में बटा हुआ है और कोर भी अपने विशेषताओं के अनुरूप दो भाग में बटा हुआ है। मेंटल एक विभाजक रेखा द्वारा दो भाग में बटा है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को विभाजित करने वाली जो डिस्कंटिन्यूटी है उसका नाम है रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी। रेप्टी असंतात्य। इसी तरह आउटर कोर और इनर कोर को विभाजित करने वाली जो डिस्कंटिन्यूटी है उसका नाम है लेहमान। लेहमान लेहमान डिस्कंटिन्यूटी। अब आप देखिए, क्रस्ट के बाद पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलते हैं। मोहो डिस्कंटिन्यूटी द्वारा क्रस्ट और मेंटल अलग होते हैं और आगे बढ़ते हैं हम गहराई में, तो हमको रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी मिलती है, जहां से गुण धर्म के आधार पर अपर मेंटल और लोअर मेंटल विभाजित होता है। उसके आगे हम जब जाते हैं तो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी मिलती है, जो मेंटल और कोर को विभाजित करती है, और अगर विस्तृत रूप में कहा जाए तो लोअर मेंटल और आउटर कोर को विभाजित करती है। इसी तरह कोर भी दो भाग में विभाजित है, आउटर कोर और इनर कोर। इसको लेहमान डिस्कंटिन्यूटी विभाजित करती है गुण धर्म के आधार पर। इसमें और भी डिस्कंटिन्यूटीज हैं, लेकिन महत्वपूर्ण डिस्कंटिन्यूटीज यही हैं। जैसे क्रस्ट में ही दो लेयर मिलती है, एक जिससे महाद्वीपों की तली बनी हुई है, उसमें ग्रेनाइट की प्रधानता है। दूसरा महासागरों की तली बनी हुई है, उसमें बैसाल्ट की प्रधानता है। इन दोनों को भी एक डिस्कंटिन्यूटी अलग करती है, जिसे कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग का जो प्रारूप है, इसी तरह विभिन्न विशेषताओं वाली लेयर्स में विभाजित है। अब क्रस्ट जिसपे धरातल के तमाम स्थल रूपों का निर्माण होता है, इसका जो ऊपरी भाग है वह सेडिमेंट्री रॉक्स, परतदार चट्टानों से निर्मित है। मेंटल जो मध्यवर्ती परत है, यह पृथ्वी के आंतरिक भाग की, चाहे वो आयतन के हिसाब से देखिए या भार के हिसाब से देखिए, सबसे बड़ी परत है। मेंटल के बाद जब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में पहुंचते हैं
तो केंद्रीय परत कोर भी दो भागों में विभाजित है, आउटर कोर, इनर कोर। और दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है, आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है जबकि इनर कोर सॉलिड फॉर्म में है। अब इसकी चर्चा अभी हम लोग क्रम से करेंगे। जब क्रस्ट से गहराई के तरफ जाते हैं तो जितने भी मापदंड हैं, चाहे वो घनत्व हो, चाहे वो तापमान हो, चाहे वो दबाव हो, गहराई के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। क्रस्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्रस्ट की जो गहराई है वो 0 से 35 किलोमीटर औसतन है, लेकिन ये 35 किलोमीटर महासागरों के नीचे नहीं मिलती है। महासागरों की तली या महासागरों के नीचे जो क्रस्ट की गहराई है, क्रस्ट की जो मोटाई है, वो न्यूनतम मिलती है, जबकि स्थलीय भाग में क्रस्ट की मोटाई अधिक मिलती है। उसमें भी एक ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी पर्वतीय भाग हैं, जैसे आपका हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स, यूराल, इन पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे क्रस्ट की मोटाई सर्वाधिक होती है। क्रस्ट घनत्व में अन्य आंतरिक परतों की तुलना में कम है, जो यह प्रदर्शित करता है कि इसमें हल्के एल्युमिनियम एवं सिलिकॉन जैसे तत्वों की प्रधानता है। क्योंकि अगर देखा जाए घनत्व की दृष्टि से तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है 5.5। लेकिन क्रस्ट का घनत्व लगभग 2.47। अब जो पृथ्वी का औसत घनत्व है उससे भी क्रस्ट का घनत्व कम है। इससे प्रमाणित होता है, यह निष्कर्ष निकलता है कि क्रस्ट एल्युमिनियम और सिलिकॉन जैसे हल्के पदार्थों से बना हुआ है। मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की प्रधानता है। वहीं जब हम लोग कोर की तरफ जाते हैं तो कोर का घनत्व किसी भी भाग का 10 से कम नहीं है, अर्थात कोर का जो घनत्व है 10 से अधिक ही है। अब इस तरह से यह बात प्रमाणित हो जाती है कि कोर लोहा और निकेल जैसे भारी तत्वों से निर्मित है। अब जब हम 0 से 300 से 400 किलोमीटर की गहराई में पहुंचते हैं तो एक लेयर ऐसी मिलती है जहां पर भूकंपीय तरंगों की गति कम हो जाती है या इस तरंगें दिखाई नहीं देती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस अपर मेंटल में ही 300 से 400 किलोमीटर की गहराई में एक ऐसी परत है जो लिक्विड फॉर्म में है। अब ये प्रश्न उठता है कि 300 से 400 किलोमीटर की गहराई में ऊपर की परतों के इतना दबाव होने के बावजूद भी ये परत लिक्विड फॉर्म में कैसे है? और इस परत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है जिसकी अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न आपका
पहले तो आपको बता दें कि इस परत का नाम क्या है, एस्थेनोस्फीयर। हिंदी में इसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है, चूंकि भूकंपीय तरंगों की गति एस्थेनोस्फीयर के लिक्विड फॉर्म में होने के कारण कम हो जाती है, इसीलिए एस्थेनोस्फीयर को निम्न गति का मंडल भी कहा जाता है, जोन ऑफ लो वेलोसिटी, क्योंकि भूकंपीय तरंगों की गति कम हो जाती है। अब दूसरा प्रश्न जो है कि आखिर इतना दबाव के बावजूद एस्थेनोस्फीयर लिक्विड फॉर्म में कैसे है भाई? उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा मिलता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब दो फैक्टर्स, दो कारक एक ही साथ क्रियाशील हों तो जो उसमें प्रभावी होता है उसी का प्रभाव दिखाई देता है। यहां पर दबाव और तापमान दोनों एक साथ क्रियाशील हैं। ऊपर की परतों का दबाव भी पड़ रहा है और टेम्परेचर भी मिल रहा है, लेकिन टेम्परेचर के डोमिनेंसी के कारण एस्थेनोस्फीयर लिक्विड फॉर्म में है। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि आखिर यहां पर इसी सीमित क्षेत्र में ही टेम्परेचर क्यों इतना ज़्यादा हो गया भाई? इस क्षेत्र में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों का जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा मात्रा में है और इन रेडियो एक्टिव तत्वों का विखंडन होता रहता है, उससे ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा संवहनीय धाराओं के रूप में, कन्वेंशनल करेंट्स के रूप में धरातल की ओर प्रवाहित होती रहती हैं, जिसके कारण इस एस्थेनोस्फीयर, जिसकी गहराई 300 से 400 किलोमीटर है, वहां पर तापमान अधिक मिलता है। तो अगर एक सेंटेंस में कहा जाए कि एस्थेनोस्फीयर में तापमान क्यों मिलता है, तो ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एक और शब्द आया था कन्वेंशनल करेंट्स, संवहनीय धाराएं। किसी भी तरंग में जब वर्टिकल मोमेंट होता है, लंबवत गति होती है, उसे संवहनीय धारा, कन्वेंशनल करेंट्स कहा जाता है। यहां पर तो आपने देखा कि ऊर्जा तरंगों में लंबवत गति हो रही है। आप अगर थोड़ा सा भूगोल पहले से पढ़े हों तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर प्राप्त किया जाता है। अब उस टेम्परेचर के कारण धरातल गर्म होता है और धरातल के गर्म होने से हवाएं भी गर्म हो जाती हैं, जिससे उनमें वर्टिकल मोमेंट स्टार्ट हो जाता है। वर्टिकल मोमेंट स्टार्ट होने के कारण उसका भी नाम संवहनीय धारा है और उनसे जो वर्षा होती है उसको संवहनीय वर्षा, कन्वेंशनल रेनफॉल कहा जाता है। तो यहां पर अधिक टेम्परेचर के कारण, और टेम्परेचर अधिक कैसे हुआ? रेडियो एक्टिव तत्वों के संकेंद्रण के कारण टेम्परेचर का अधिक होना, और टेम्परेचर अधिक होने से एक तो संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति और दूसरा इस लेयर का लिक्विड फॉर्म में होना। लिक्विड फॉर्म में होने के कारण इसके ऊपर की जो लेयर्स हैं, जिसमें आप देख रहे हैं क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ये दोनों लेयर्स एक साथ इसी एस्थेनोस्फीयर पर मूवमेंट करते रहते हैं। अब आप कहेंगे
कि इनके मूवमेंट से क्या होता है भाई, इनकी गतिशीलता से क्या होता है। अब पहले आपको बता दें, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल बराबर प्लेट, इसको प्लेट कहा जाता है। आए दिन क्वेश्चन पूछता है कि प्लेट का निर्माण किन स्तरों के मिलने से होता है, तो क्रस्ट और अपर मेंटल, क्रस्ट और अपर मेंटल मिलकर प्लेट की रचना हुई। और ये प्लेट की वही स्थित है जैसे आप बाल्टी में पानी भर दीजिए और उस पर कोई प्लेट रख दीजिए, जैसे प्लेट उस पानी के ऊपर तैरती है, सेम कंडीशन आपके इस धरातलीय प्लेट का भी है। ये धरातलीय प्लेट्स इस स्टेनोस्फीयर जैसे लिक्विड फॉर्म की लेयर्स के ऊपर गतिशील होते रहते हैं और इन्हीं की गतिशीलता के कारण इस धरातल पर जो भी भौगोलिक घटनाएं होती हैं, चाहे वो पर्वत का निर्माण हो, चाहे ज्वालामुखी उद्गार हो, चाहे भूकंप की उत्पत्ति हो, इस तरह की सभी भौगोलिक घटनाएं इस स्टेनोस्फीयर के ऊपर गतिशील प्लेटों के कारण ही होती हैं। अब एक एग्जाम्पल से और आपको बताएं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि हिमालय, जहां आज हिमालय है, एक समय टेथी सागर हुआ करता था। टेथी सागर के उत्तर में यूरेशियन प्लेट, दक्षिण में प्राचीनतम जो कि गोंडवानालैंड का भाग है इंडियन प्लेट। अब यूरेशियन प्लेट और दक्षिण इंडियन प्लेट दोनों के बीच में टेथी सागर में लाखों वर्षों तक तमाम नदियां गिरती रहीं, उसमें अपना सेडिमेंट्स, अवसाद यानी कंकड़, मिट्टी, बालू, पत्थर सब जमा करती गई। जमा होने के बाद धीरे धीरे इंडियन प्लेट का मूवमेंट उत्तर के तरफ हुआ। इंडियन प्लेट के उत्तर के तरफ गतिशील होने के कारण उस टेथिस सागर में जमा हुए अवसादों पर धीरे धीरे दबाव पड़ने लगा और वो सेडिमेंट्स धीरे धीरे दबाव के कारण ऊपर उठने लगे और एक कालक्रम के बाद हिमालय जैसे सर्वोच्च पर्वत का निर्माण हो गया। अब इस बात से आपको स्टेनोस्फीयर के इंपॉर्टेंस का अंदाजा लग सकता है। कोई भूकंप हो स्टेनोस्फीयर के कारण होता है, ज्वालामुखी उद्गार स्टेनोस्फीयर के कारण होता है। तो इस स्टेनोस्फीयर के कारण प्लेटें गतिशील होती हैं तथा उसका रिजल्ट हमें धरातल के ऊपर दिखाई देता है, चाहे वो पर्वत निर्माण के रूप में हो, चाहे घाटी निर्माण के रूप में हो, चाहे ज्वालामुखी उद्गार के रूप में हो या भूकंप की उत्पत्ति के रूप में हो। सभी के मूल में स्टेनोस्फीयर ही है। तो स्टेनोस्फीयर का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और यहीं पर ऐड कर दें, ये जो प्लेटें हैं अलग अलग विद्वानों ने विभिन्न तरीकों से इसका विभाजन किया है, लेकिन औसत रूप से 6 बड़ी प्लेटें और सैकड़ों छोटी प्लेटें हैं। इन प्लेटों में जो गति होती है उस गति के कारण ये तमाम घटनाक्रम तो घटित होते ही हैं और जो लैंडस्केप, लैंडफॉर्म्स हिंदी में जिसे आप स्थल रूप कहते हैं, इन सभी का जो निर्माण होता है, हमेशा आप कोई भी घटनाक्रम उठा के देख लीजिए, अधिकांशतः प्लेटों के किनारों पर ही घटित होते हैं। चाहे वो हिमालय हो, चाहे रॉकी हो, चाहे एंडीज हो या परिप्रशांत मेखला देख लीजिए, प्रशांत तट के दोनों ओर, चाहे वो
पूर्वी किनारा हो या पश्चिमी किनारा हो, वहाँ पर प्लेटों के किनारे मिलते हैं। यही कारण है कि प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर विश्व में 65%, मोर देन 65%, चाहे वो ज्वालामुखी हो या भूकंप हो, आते रहते हैं। तो इस तरह से इन प्लेटों के किनारे विवर्तनिक दृष्टि से या भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब हम लोग प्लेट विवर्तनिकी चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको परिचय करा दें कि ये प्लेटों के किनारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला, रचनात्मक किनारा, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, 2 प्लेटें हैं। अब अगर इन प्लेटों में विपरीत दिशा में मूवमेंट होता है, 2 प्लेटें विपरीत दिशा में गतिशील हो रही हैं, तो बीच में जो रिक्त स्थान बनता है, उस रिक्त स्थान में स्टेनोस्फीयर से मैग्मा धरातल की ओर प्रवाहित होने लगता है। और जब गहराई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो गहराई घटने के साथ साथ टेम्परेचर भी घटता चला जाएगा। तो जो पदार्थ यहाँ स्टेनोस्फीयर में था, वहाँ जितना अधिक उसका टेम्परेचर था, जैसे जैसे धरातल की ओर आएगा धीरे धीरे वो ठंडा होता चला जाता है। और प्लेटों के विपरीत गतिशीलता से जो रिक्त स्थान निर्मित हुआ है, उसमें उस मैग्मा का जमाव हो जाता है और नया धरातल बनता है। इसीलिए जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में मूवमेंट करती हैं, तो उससे नए धरातल का निर्माण होता है। तो ऐसे किनारों को रचनात्मक किनारा या कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहा जाता है। दूसरा, विनाशात्मक किनारा, 2 प्लेटें हैं। दोनों प्लेटें जब आमने सामने यानी एक दूसरे की ओर गतिशील होती हैं, तो दोनों प्लेटें आपस में टकराकर जो भी भारी प्लेट हो, अर्थात वैसी प्लेट जिसका घनत्व अधिक हो, उसका क्षेपण हो जाता है, उसका सबडक्शन हो जाता है और वो प्लेट नीचे की तरफ जाने लगती है। और आप जानते ही हैं कि गहराई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो प्लेट नीचे की तरफ मूवमेंट करती जाएगी, उसका जो पदार्थ है अधिक टेम्परेचर के कारण धीरे धीरे पिघलने लगता है। अब एक बना बनाया पदार्थ का विनाश हो गया, क्षय हो गया। इसी कारण जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो वैसे किनारों को डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, विनाशात्मक किनारा कहा जाता है। तीसरा है, इसमें न पदार्थों का क्षय होता है और न ही निर्माण होता है। अब 2 प्लेटें एक ही दिशा में गतिशील हो गई, अब उसमें न निर्माण होगा और न क्षय होगा। तो ऐसे प्लेट किनारों को संरक्षी किनारा, कंजर्वेटिव मार्जिन कहा जाता है। कैलिफोर्निया का नाम सुना होगा आपने। कैलिफोर्निया में इसी संरक्षी प्लेट किनारों के सहारे सन एंड्रियास भ्रंश का निर्माण हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्रस्ट और अपर मेंटल से निर्मित प्लेटों की गतिशीलता हमारे अध्ययन के लिए, हमारे जागरूकता के लिए, हमारे ज्ञान के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जो भी निर्माण कार्य होता है धरातल के ऊपर, इन्हीं प्लेटों की स्टेनोस्फीयर के ऊपर गतिशीलता के कारण होता है। अब जब हम लोअर मेंटल के बाद जाते हैं, अचानक भूकंपीय तरंगों की गति पुनः कम हो जाती है। अब इससे भी पता चलता है कि जो आंतरिक परत कोर है, कोर का जो बाहरी भाग है अर्थात आउटर कोर है, वो भी लिक्विड फॉर्म में है। अब यहाँ फिर प्रश्न वही आएगा
कि आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में क्यों है। यहाँ भी कारण वही है, कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव तत्वों की प्रधानता के कारण आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है। और आउटर कोर का लिक्विड फॉर्म में होना पृथ्वी के इनर कोर में मैग्नेटिक पावर के जेनरेशन के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि पृथ्वी की जो संरचना है इस तरह से हुई है, दूसरे रूप में कहा जाए कि इतना बैलेंस है कि जहां जिसकी जरूरत है वो व्यवस्थित रूप में आपको मिलता है। लेकिन हाल के दिनों में इन भूगर्भिक घटनाओं में मानवीय कार्यों से जो विभिन्न तरह के प्रभाव पड़े हैं, जिससे इन भौगोलिक घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि देखने को मिलती है। तो इस तरह से आपने देखा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग, क्रस्ट, मेंटल और कोर में आउटर कोर मैंने बताया था कि लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन इनर कोर सॉलिड फॉर्म में है, वो ठोस अवस्था में है। और इसका घनत्व अन्य लेयर्स के तुलना में बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें लोहा और निकेल जैसे भारी तत्वों की प्रधानता है। तो ये है आपका पृथ्वी के आंतरिक बनावट, आंतरिक संरचना। अब अगर ये बातें समझ में आ जाएंगी तो आगे इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि ज्योग्राफी इंट्रा डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, इसमें सभी तथ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक तथ्य समझ में आएगा तभी दूसरा तथ्य अच्छे से और आसानी से समझ में आएगा। तो ये सीरीज जो आज प्रारंभ हुई है, ये पूरा भूगोल, जिसमें आपका भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, उसके बाद आवश्यकता अनुसार सीरीज को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप इससे घर पर बैठकर ही ज्ञान से संचारित होइए, संपन्न होइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।